हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिक्स बाय वरुण सर। सभी बच्चों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे थे कि बहुत दिन के बाद वीडियो आया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सेटअप पे दिक्कत हो गई थी, मोबाइल में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम नया टॉपिक आपके लिए लेके आए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी में हम पढ़ते हैं जो 11th एंड 12th में फिजिक्स होती है। 11th एंड 12th की जो पार्ट होता है वो हम पढ़ते हैं, जैसे कि कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, जो आपने पढ़ा हो, कूलाम लॉ पढ़ा होगा आपने, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इस टाइप से पढ़ा है आपने। और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और भी बहुत चीज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश की वजह से, ड्यू टू प्लेट चार्ज प्लेट की वजह से, बहुत सी चीजें जो आप 11th 12th में पढ़ते हैं वो सब डिस्कशन इसमें होने वाला है। तो आते हैं हम सबसे पहले अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ का, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बताऊंगा कैसे फिगर वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है वो आज हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो देखिए हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो कूलाम्स लॉ का है। कूलाम्स लॉ में क्या होता है एक्चुअल में, कूलाम लॉ, तो अकॉर्डिंग टू जो कूलाम लॉ है, कूलाम लॉ जो था उसमें ये बात बताई गई कि कोई भी दो चार्ज अगर Q1 और Q2 आपस में कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सेपरेटेड विद डिस्टेंस r, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वर्क करता है Fe जो वर्क करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 की मल्टीप्लाई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और डिपेंड करेगा 1/r स्क्वायर पर। इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करेगा। आई बात, तो दोनों को मिला करके जब फॉर्मूला बना तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, प्रोपोर्शनल आपने हटाया तो F बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 बटे R स्क्वायर। तो बेटा ये तब है जब यहाँ इन दोनों के बीच में ये पॉइंट और इनके बीच में यहाँ एयर है, एयर में रखे हुए हैं, तो ये एयर के लिए। लेकिन अगर कोई भी मीडियम, मतलब सपोज दैट ये दोनों के बीच में कोई केरोसिन में रख दिए जाए, किस एयर के अलावा किसी भी मीडियम में रखे जाएंगे तो के यूज होता है, के को बोलते हैं परावैद्युतांक। अगर किसी भी मीडियम में रखा जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में आ जाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि जो के होता है वो इनवर्स में जाता है। ओके बेटा, तो परावैद्युतांक का रिलेशन, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखिएगा। कभी भी परावैद्युतांक की बात आएगी तो F प्रोपोर्शनल टू 1/k। एयर में मैक्सिमम होता है, फॉर एयर ये मैक्सिमम होगा, लेकिन एयर के बाद जैसे आप मीडियम में रखते जाओगे तो F का मान कम होता जाएगा, क्योंकि 1/k चल रहा है। अगर आपने कहा कि परावैद्युतांक दुगना कर देते हैं तो बल आधा हो जाएगा, जस्ट आधा। ये बात ध्यान रखेंगे, परावैद्युतांक का दुगना उल्टा चलता है। तो एयर में मैक्सिमम होगा, केरोसिन वगैरह अदर किसी भी मीडियम में रखने पर वो जस्ट आधा हो जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसका यूनिट भी याद रखिएगा, इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग देखना है तो अगर आप इस एप्सिलॉन नॉट इस पूरे वैल्यू को रोक लो इधर, तो ये इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये पूरा इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए वो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन प्रूफ हो गया है वो हमको समझ में आ गया कि कूलाम लॉ में हमें ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अगर किसी भी मीडियम की बात की जाए उसके बाद Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो इसमें कुछ रिलेशन ये आ गया कि दूरी 1/r स्क्वायर। क्वेश्चन ये हुआ कि यदि बीच की दूरी, क्वेश्चन आते बेटा, यदि बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ओरल आते हैं, इनको याद रखिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन बिकम्स 2 टाइम्स व्हाट इज इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे बस ये कहा गया बीच की दूरी दुगनी की जा रही है, इसका मतलब जो चार्जेस हैं वो उन पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल डिस्टेंस r से। अब ये वहीं पे 2r कर दिया, लेकिन चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं करी,
तो आपको बस इतना लगाना है 1/r², तो दुगनी का स्क्वायर गया 4 हो गया, तो ये आंसर हो गया 1/4 टाइम्स। आपका आंसर हो जाएगा कि 1/4 बचेगा। डिस्टेंस को 2 टाइम करने से जो फोर्स होगा 1/4 टाइम्स बचेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट दूसरा रिलेशन हमने अभी आपको बताया, वही F प्रोपोर्शनल टू 1/k। अगर हम आपसे कह दें कि यदि आवेशों के बीच, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सॉल्व में, यदि आवेशों के बीच वायु के स्थान पर केरोसिन भर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वायु के स्थान पर केरोसिन भर देने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इज इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ केरोसिन पुट बिटवीन देम एयर की जगह पे केरोसिन में पुट अप करने पर, तो केरोसिन के लिए के का मान बढ़ेगा, क्योंकि एयर के लिए 1 होता है, उसके अलावा किसी के लिए 1 नहीं होता, और केरोसिन में 1 से ज्यादा आएगा। तो जब के का मान बढ़ेगा तो F प्रोपोर्शनल टू 1/k करोगे तो के बढ़ेगा तो F घटेगा। तो आंसर ये हो जाएगा कि जो केरोसिन वाला है फोर्स वो कम होगा और एयर वाला ज्यादा होगा। केरोसिन की प्रेजेंस में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो घट जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन ही हमारे ओरल आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग। तो पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन का डिस्कशन देख रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डिस्कशन देखेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने नोट किए। तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, बेटा मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा दे रहा हूं। अगर मैं 10 क्वेश्चन इसके करा रहा हूं तो ये आप समझ लीजिए कि 90% चांस उन्हीं 10 क्वेश्चन के पूछे जाने के होते हैं। पूछे जाने वाला ये 2 की जगह 3 कर देगा, आधा कर देगा, लेकिन होगा इसी टाइप का। इसी तरीके के से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा टाइप ये था। तीसरा टाइप अब हम आता है, आप साइलेंट नोट पे आते हैं कि आप साइलेंट नोट पर करने से क्या होगा। देखिए जरा, अगर हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, हमने आपसे कहा अब साइलेंट नोट का मात्रक और विमा क्या होगी एवं विमा क्या होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब या तो आप साइलेंट नोट बन गया, नहीं तो इसको क्या कहते हैं, आप साइलेंट नोट को क्या कहते हैं, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये इसको बोलते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक हो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की डायमेंशन और यूनिट क्या होगी। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की डायमेंशन और यूनिट क्या होगी। तो पहले हम आते हैं, अभी हमने आपको बताया 1/4 पाई। अब साइलेंट नोट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। देखिए यहाँ पे हमने रिलेशन नोट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। आपने इतना पूरा रोक लिया, ये इधर आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी में ध्यान नहीं देता, इसी यूनिट से निकाल देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इससे ना निकाल के, क्योंकि आप साइलेंट नोट की चाहिए तो ये इधर जाएगा तो ये पूरा अपॉन में आ जाएगा। तो जब आप साइलेंट नोट की बात करोगे तो इसका मात्रक होगा, ये उधर जाएगा, ये पूरा नीचे आएगा, तो उल्टा कर दो, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया, मात्रक। अब इसकी वैल्यू, अब साइलेंट नोट की पूरी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू हो गई। वैल्यू के बाद में अब इसकी डायमेंशन आती है। तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, ये देखो, कूलम स्क्वायर और बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर की डायमेंशन कैसे आएगी। कूलम होता है 80 का होल स्क्वायर, और न्यूटन हो गया mLT - 2, मीटर स्क्वायर हो गया L स्क्वायर। अब m ऊपर आया m - 1, L की पावर 3 ऊपर है नहीं तो L - 3, T ऊपर जाएगा पावर 4 दे देगा, T की पावर 4 और A स्क्वायर है बेटा A स्क्वायर। ये इसकी डायमेंशन हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। या तो आप याद कर लें या मात्रक जरूर याद रखें, वहां से ही आपके आंसर निकल पाएगा, अदरवाइज ये आंसर निकल नहीं पाएगा। तो एज इट इज 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएगी चीजों को, बहुत इजी वे में याद होता है। क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस पेपर भी अप्लाई कर रहे होगे तो आपको ये बहुत बार रिपीट मिलेगा क्वेश्चन। तो मैक्सिमम चांसेस इन क्वेश्चनों के होते हैं, अगर हम एयरफोर्स में 20 मिनट में पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, और 90% क्वेश्चन हमको रटे रटाए बहुत तेज सॉल्व करने होते हैं। 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें दिक्कत देते हैं और उनको हमें छोड़ देना होता है, उनको ट्राई नहीं करना होता है, भले वो पहला हो दूसरा हो। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहे हैं पेपर पास करने की। पेपर पास करने की ट्रिक ये है कि हमें करना नहीं, हमें छोड़ना है। अगर आपको छोड़ना आता है पेपर में
20 मिनट के पेपर में स्किप करना आता है। आप अभी हम आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देंगे। आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखना है। आप वीडियो चालू करे होंगे, ऐड आया होगा, ऐड आया, मजबूरी थी, 1 2 3 सेकंड हुए और आप स्किप कर गए। क्यों? आपको अगर कुछ उसमें समझ में नहीं आया कि हमको ऐड से क्या लेना देना, आपने तुरंत स्किप किया। दैट इज द पॉइंट कि आपको यही पेपर में करना है। आपने पढ़ा, 1 2 3 मिनट तो लगना ही मजबूरी है, बिना देखे तो छोड़ोगे नहीं। जैसे आपने ये देखा कि हमें बिना देखे छोड़ना नहीं है, आपने 1 2 3 मिनट यूज किए, फिर आपको मतलब समझ में नहीं आया, आप तुरंत स्किप करिए। पहला स्किप करो, दूसरा स्किप करो, तीसरा स्किप करो, चौथा स्किप करो, पांचवा स्किप करो, छठवां करो। अब आप लोग सब स्किप कर दें। बेटा एक बार ध्यान दो, 6 स्किप किए, 19 नंबर बचे हैं। आज तक फिजिक्स में 19 नंबर 10% लोग आए, 90% लोग नहीं आए। 19 नंबर कोई नहीं लाएगा। और ना तुमने सोचा होगा अभी मन में कि हमारे 19 नंबर आए, कभी सोचा? नहीं सोचा। अब इसको 10-12 आ जाए, बस हम पास हो जाए फिजिक्स में, ये तो सोचा है ना। तो क्यों टेंशन ले रहे हो 6 छोड़ने में? 12 नंबर लाने हैं ना तुम्हें, 13 छोड़ने। पहले आपने डिसाइड कर लो कि तुम्हें नंबर कितने लाने, क्या कैपेसिटी है तुम्हारी। अगर 12 नंबर लाने हो तो 13 क्वेश्चन छोड़ने, 13 नंबर लाने हो तो 12 छोड़ने। ठीक, इतने ही लाने हमें पास होने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए, नहीं तो फेल हो जाओगे। 13 क्वेश्चन छोड़ने। 6 के बाद तुम परेशान हो जाते हो कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा, बस उसके बाद तुम लगाने लगते हो अंधी। ये दिक्कत है। 13 हो गया, 6 छोड़ो, 7 छोड़ो, 8 छोड़ो, 9 छोड़ो, 10 भी छोड़ दोगे तब भी 15 नंबर आ सकते। बस ये आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए कि आप छोड़ते जाइए, लेकिन अपने आप को तब तक छोड़िए जब तक कि वो लूज। जैसे एक बॉलर है, शोएब अख्तर की गेंदों को आप छोड़ते जाइए, अपने आप ही वो खराब गेंदें फेंकेगा, उसने चौका मार दिया। यही स्ट्रेटेजी हमारे एयरफोर्स पेपर में पास कराती। बस अपने आप को ये नहीं कि आप गलत शॉट खेल के आउट हो जाए। आप 12 क्वेश्चन तक छोड़ सकते हो, 13वें से आपको आने लगेगा। जो क्वेश्चन तुरंत आए, जैसे आपको किसी की मात्रा पूछा, किसी की विमा पूछी, बहुत सरल क्वेश्चन, उनको आप अप्लाई कर दीजिए। आपको 13 नंबर काउंट करने किसी तरीके, बस आई बात समझ में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, अगर इस तरीके करोगे तो इसीलिए हमने अभी बम्पर सिलेक्शन दिया। आपने इंटरव्यू देखे होंगे कि हम पढ़ाने ज्यादा गाइडेंस सही करते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप इससे सिलेक्टेड इंटरव्यू का पिछला वीडियो में अपलोड किया था, उसमें इंटरव्यू देखिए और भी बच्चों से रिलेट करके आप बात करेंगे जो हमसे सिलेक्ट हुए हैं, बम्पर सिलेक्शन जिन्होंने लिया है, उनकी स्ट्रेटेजी यही थी, क्योंकि मैंने क्लास में उनको यही सिखाया था। ओके बेटा, चलिए अब ये थ्योरी वाला पार्ट था। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होगी। ओके, तो हम आते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल देखिए क्या है। अगर हमें न्यूमेरिकल देखना है तो हमें सबसे पहले आना है कि हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्शन, एफई की डायरेक्शन। अब एफई की डायरेक्शन की जब बात आ जाए, दिशा, एफई की डायरेक्शन की जब बात आएगी तो कुछ लोग कहते हैं प्लस से माइनस। बेटा ये बात आपको प्लस से माइनस अगर लिखी तो गलत। क्यों गलत है? देखो हम बताने ला रहे हैं, कभी भी आपको फोर्स देखना है तो आपको एक पॉइंट से देखना है बस। प्लस क्यू अगर है तो दूर। जैसे अगर हमने एक लाइन बनाई, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स, ये ए पॉइंट है, यहाँ प्लस रखा है, यहाँ माइनस रखा है, यहाँ भी प्लस रखा है। तो तुमने अगर कहा प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस तो दिख ही नहीं रहा। अब हमने ये कहा कि ए के द्वारा बी पर लगा बल, ए द्वारा बी पर लगा बल, तो मतलब ए ने बी पर बल लगाया तो बी पे बल लगेगा, कहाँ जाएगा? तो हमें ये देखना है कि बाई, जिस वर्ड में बाई है, बाई ए, तो ए के द्वारा देखना है, जिसके द्वारा बल लग रहा हो वहां पर किस तरीके का साइन है ये देखो। तो जिसके द्वारा लग रहा हो, अगर द्वारा वाला प्लस क्यू है तो दूर कर दो उससे, अवे, अवे फ्रॉम प्लस क्यू। और अगर द्वारा बाई वाला, जिस जगह से बाई से तुम्हें सॉल्व करना है वहां पे अगर माइनस रखा हो तो टुवर्ड्स माइनस क्यू, टुवर्ड्स माइनस क्यू की ओर कर दो। बस ये डायरेक्शन का आंसर है। जैसे ए द्वारा बी पर, ए पे प्लस है, अब बी पे जो बल लगेगा वो ए से दूर, ए से दूर मतलब ए की तरफ न लगे दूसरी तरफ, तो रहता सीधा ही है। ये हो गया ए के द्वारा बी पर। यही चीज अगर हम इस तरीके बनाते, सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है, यहाँ माइनस रखा है, यहाँ प्लस रखा है। अब ए द्वारा बी पे निकालना है, तो अब ए द्वारा जो बी पे लगेगा इसी, या तो लाइन से बाहर जा सकता है या लाइन के अंदर। तो ये इधर आ गया, इसी लाइन में बस तीर बनाना है। अब ए बी ये है, क्योंकि माइनस की ओर आएगा। भाई ये डायरेक्शन है। अगर ये आपने बना लिया तो आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल पाओगे, अदरवाइज कोई रिजल्टेंट फोर्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में? डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको नोट करिए डायरेक्शन को। फिर हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, सभी लोग उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए।
देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है कि देयर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इंग्लिश वाले सब लोग नोट कर लेंगे। देयर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एट ईच वर्टेक्स सेम चार्ज इज प्रेजेंट, कि तीनों वर्टेक्स में तीनों कोनों पर समान आवेश है। एट इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द ऑल थ्री वर्टेक्स सेम चार्ज इज प्रेजेंट। तो आपसे कह रहा है किसी एक आवेश पर बाकी दो आवेशों द्वारा लगे बलों का परिणामी क्या होगा। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एट एनी ऑफ द वर्टेक्स बाय द टू वर्टेक्स, बाय द टू वर्टेक्स, बाय द टू वर्टेक्स फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन द थर्ड वर्टेक्स। ऐसे भी कह सकते हो, किन्हीं भी 2 पॉइंट चार्ज के बाद तीसरे पे लगा रिजल्टेंट बताना है, ए बी सी। यहां पे हम ए पर रिजल्टेंट बताएंगे बी और सी के द्वारा। तो हम ए पर रिजल्टेंट बताने वाले हैं, ए पर रिजल्टेंट निकालते हैं। ये किसी पे भी मान सकते हो, बी और सी के द्वारा। अब हमने अभी आपको सिखाया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। बी के द्वारा जब ए पे बल निकालोगे, बी द्वारा ए पर तो किधर जाएगा, बी द्वारा ए पर, तो बी पे रखा है प्लस, तो बी से दूर जाएगा, तो ये हो गया बी द्वारा ए पर है ना, ये बी द्वारा ए पर ऐसे बना लिया करो, बी द्वारा ए पर, इससे अगेंस्ट, क्योंकि बी पर प्लस 2। ऐसे सी द्वारा ए पे निकालना है, सी द्वारा ए पर निकालना है, तो क्या करोगे, जब सी द्वारा ए पर निकालना है तो सी पर भी प्लस रखा है, तो सी द्वारा ए पर निकालोगे तो भी अगेंस्ट ही जाएगा। तो इसको बोलेंगे सी के द्वारा ए पर, सी के द्वारा ए पर, ये भी इधर आ गया। अब एक बार अगर इनकी वैल्यू नोट करो तो देखो, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी डिस्टेंस ए होगी। ये भी क्यू और क्यू, इसकी भी डिस्टेंस ए होगी। ये भी क्यू और क्यू, इसकी डिस्टेंस भी ए होगी। तो अगर वैल्यू वाइज ये दोनों बल देखे जाए और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60, ये 60, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी 60। अब आते हैं इसकी वैल्यू वाइज आंसर देखते हैं, वैल्यू वाइज। तो अगर हम ये कहें कि यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है और बीच की दूरी ये है, तो देखिए एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और एफ प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो जब ये भी Q1 Q2 वही है और डिस्टेंस वही है, यहाँ भी Q1 Q2 का मान वही है और डिस्टेंस वही है, तो दोनों बल सेम होंगे। तो यह वाला बल जो गया, यह वाला बल गया, दोनों बल सेम। तो अगर इसको भी हमने F मान लिया तो ये भी बल कितना होगा, F होगा। अब दो बल F, दोनों बल है F। टॉप 20 कॉन्सेप्ट जब मैंने पढ़ाया था, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने ये पार्ट पढ़ाया था, रिजल्टेंट निकालना। दोनों बल F है, बीच का एंगल 60 है, दोनों बल F है, बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, ध्यान दो बेटा, दोनों बल F है, बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो आपका रिजल्टेंट कैसे आएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये भी था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये था। आप इसमें वैल्यू रख सकते हो, पी की जगह F, क्यू की जगह F और थीटा की जगह 60। और नहीं तो मैंने एक बात और बताई थी, अगर बराबर बल है, दो बल बराबर है, तो रिजल्टेंट डायरेक्ट आंसर होता है 2F cos थीटा बाई 2। ये भी नोट कर सकते हो कि दो बल अगर रिजल्टेंट बराबर बल के हैं, बराबर बल है, तो आप सीधे आंसर लगाइए 2F cos थीटा बाई 2। तो 2F cos 60/2 cos 30 का मान √3/2, √3/2 के हिसाब से आंसर आया F√3। अगर इस ऑप्शन में है तो आप √3 टिक कर दो, और अगर आपको वैल्यू वाइज टिक करना है तो आप F का मान भी निकाल सकते हो। F का मान निकालोगे तो चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से। अगर आप F का मान किसी भी एक तरीके से F का मान निकालना चाहते हो तो Q इंटू क्यू, तो F का मान देखिए क्या है, 1/4πε0 Q इंटू क्यू स्क्वायर, बीच की दूरी a स्क्वायर। F की जगह ये रख दो तो आपका आंसर आ गया, परिणामी बल का रिजल्टेंट का आंसर आपका आया 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू √3। ये भी आंसर टिक कर सकते हो, ये भी ऑप्शन होगा तो ये टिक करो, और सीधा F√3 दिया तो ये टिक करो। ये आपके आंसर थे। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अगर आप डिस्टेंस पता है तभी कर पाओगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो तब तक प्रैक्टिस करिए, बाकी आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा सिस्टम, तो बड़े वीडियो नहीं मिल पाएंगे आपको, छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, लेकिन रेगुलर प्रयास करेंगे मिल जाए। और एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत जल्दी हम विद इन 2 और 3 डेज हम अपना पेड बैच लॉन्च कर रहे हैं। पेड बैच लॉन्च करेंगे, उसमें हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सिलेबस स्टार्ट होगा। जो नए बच्चे हैं जो अगले एयरफोर्स टारगेट कर रहे हैं वो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें, और बहुत सस्ती फीस में उसको लॉन्च करने जा रहे हैं हम। और इसमें एक लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन की, ध्यान दीजिए, इसमें एक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी, उतने में आपको कराना होगा, तो ये आपको ऑफर का लाभ मिल पाएगा। तो ये जो ऑफर अभी वैलिड है, जैसे लॉन्च करेंगे ऑफर वैलिड, अभी हमारा जो है 349 का कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें आपको
फुल एयरफोर्स फिजिक्स की तैयारी हम कराएंगे। हम आपको इसको अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। ऐप में हम अपना ऐप लेके आ रहे हैं। ओके बेटा, ऐप लेके आ रहे हैं, उसका नाम वगैरह हम आपको नेक्स्ट उसमें बताएंगे कैसे उसमें किस तरीके से होना है। बट बहुत जल्दी इसी 1 वीक में हम इसको लॉन्च कर देंगे। उसके सारे वीडियो आपको उसी ऐप्स के थ्रू ही पढ़ने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो तब तक के लिए आप इसमें तैयार हो जाइए इस ऐप के थ्रू एडमिशन लेने में, क्योंकि ये ऑफर बहुत कम स्टूडेंट, क्योंकि सीट्स लिमिट होंगी, क्योंकि ऐप में एक सीट रिजर्वेशन होता है, उतनी सीट का एडमिशन लिए जा सकते हैं। तो आप सब लोग अपनी अपनी सीट बुक कर लीजिएगा। कुछ लोग अगर ऐप नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर ऐप तब तक चालू नहीं भी हो पाता है तो बहुत से लोग मेरे व्हाट्सअप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे गूगल पे करके अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं, और मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना के उनको सीधे एक साथ जैसे चालू होगा तो उनकी सीट को मैं अलॉट कर दूंगा। ओके बेटा, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।